मणिकर्णिका के पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस प्रकार तुलसी राम जी को जातिवाद के चलते दोहरा जीवन जीना पड़ता है। जहां एक तरफ वे विश्वविद्यालय में दलित छात्र के रूप में जाने जाते थे, वहीं दूसरी ओर अपने किराए के आवास पर पहुंचते ही उन्हें शर्मा जी के संबोधन से नवाजा जाता था। और साथ ही हमने जाना कि किस प्रकार लगातार 9 दिन तक उन्हें भूखे रहना पड़ा। सिर्फ 2 कप चाय दिन में पीकर वे गुजारा किया करते थे। जब 9वें दिन भूख अपने चरम पर पहुंच गई, तब उन्होंने अपनी अंग्रेजी की नॉवल, जिसे शेक्सपियर का ओथेलो उन्होंने नाम दिया है, बताया है, बेचकर थोड़ा खाने का सामान जुटाया और खिचड़ी पकाई। लेकिन वहां पर भी वे ये जिक्र करना नहीं भूले कि भूख के इस चरम सीमा पर पहुंच जाने के बावजूद उन्होंने अपना आत्मसम्मान नहीं खोया और किस प्रकार उन्हें यह एहसास हुआ कि आस्थाओं से जीवन नहीं चलता। तो यहां पर उनकी आस्था को चोट पहुंचती है। उन्हें याद आता है अपने प्रिंसिपल साहब का कहा हुआ वक्तव्य कि बनारस में कभी कोई भूखा नहीं रहता, लेकिन इस 9 दिन के उपवास ने उनका वो भ्रम तोड़ दिया। तो अब हम यहां से आगे पढ़ेंगे। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। इस बीच मुन्नीलाल का बीए समाप्त हो गया था और साथ ही उनकी दिल्ली में प्रकाशन विभाग में नौकरी लग गई थी, इसलिए भदैनी का कमरा छोड़कर वे भी चले गए थे। तपसी राम तथा भारतनाथ शुक्ला पहले ही छोड़ चुके थे, अतः मैं वहां बहुत अकेला पड़ गया था। ऊपर से हमेशा यह डर लगा रहता था कि यदि शर्मा जी का भेद खुल गया तब क्या होगा। वहां कोई संगी साथी नहीं था, फलतः मैंने लंका स्थित कैलाश भवन नामक एक लॉज में एक कमरा किराए पर ले लिया। बीएचयू के कर्मचारी ब्रह्मचारी पटेल ने मुझे बताया कि कैलाश भवन का मालिक बिहार के डुमराव का एक सेठ है जो बहुत धनी व्यक्ति है, किंतु वह यहां नहीं रहता। साथ ही उन्होंने कहा कि जाति का पता चलते ही यादव भी कभी कमरा नहीं देगा। तो जहां तक मेरा सामान्य ज्ञान में साथ देता है, यादव जो है वे ओबीसी में आते हैं, अर्थात वर्ण व्यवस्था में उन्हें शूद्र कहकर संबोधित किया जाता है, और चमार जबकि अछूतों में आते हैं, अनटचेबल्स में। तो किस प्रकार वर्ण व्यवस्था हमेशा हावी रहती है। जो खुद शूद्र है वर्ण व्यवस्था में, वे भी किस प्रकार अछूत मानकर दूसरों के साथ छुआछात बरतते हैं। और इस बात का जिक्र पहले के प्रसंग में भी है, जहां राजवंती चाची का उन्होंने जिक्र किया है, जो खुद तो तेली हैं जात से, लेकिन उनके आगे ब्राह्मण भी नहीं टिक सकते। कट्टर जातिवाद की समर्थक वो रही हैं। रमाशंकर यादव ने मुझे अपनी जाति का समझकर कैलाश भवन की दूसरी मंजिल पर सीढ़ी के पास 25 नंबर का कमरा दे दिया। मैं जून 1968 को कैलाश भवन चला गया। बनारस के शुरुआती 2 साल के अंदर यह मेरा 8वां निवास था, जहां मैं करीब 7 साल तक रहा, किंतु विपत्तियों में कोई कमी नहीं आई। जुलाई 1966 में बीएचयू में दाखिला पाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मानो मैं सचमुच में अपनी असली मां की गोद में एक बार फिर से आ गया। इससे पहले मुझे इतना उत्साह कभी नहीं मिला था। उस समय विश्वविद्यालय का वातावरण छात्र राजनीति से सराबोर हो चुका था। 1966 में बीएचयू की स्थापना के 50 साल पूरे हो चुके थे और उसी वर्ष स्वर्ण जयंती मनाई जाने वाली थी, किंतु छात्र आंदोलन के चलते उसे एक वर्ष आगे के लिए टाल दिया गया था। इसका जिक्र पहले वे कर चुके हैं कि छागला वाले प्रसंग को लेकर, कि जब बीएचयू से हिंदू और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मुस्लिम शब्द हटाने के लिए उस टाइम के जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने प्रयास करने की कोशिश करी, तो बीएचयू के हिंदू छात्रों ने उसका बहुत विरोध किया था। तो इस बात का जिक्र उस वाले प्रसंग में तुलसी राम जी कर चुके हैं। स्मरण रहे कि बीएचयू की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 की बसंत पंचमी के दिन वाराणसी में लंका के पास
गंगा तट पर की थी। बसंत पंचमी का दिन खास तौर पर चुना गया था। हो सकता है उसी के बाद से सरस्वती पूजन की प्रथा भी शुरू हो गई हो। ऐसा मतलब संभवतः ऐसा हो सकता है। वैसे इसकी स्थापना के समय ही विद्रोह की नींव पड़ गई थी। स्थापना समारोह की अध्यक्षता दरभंगा नरेश कर रहे थे और देश के जाने माने पूंजीपति तथा अन्य राजा उपस्थित थे। समारोह में मोहनदास करमचंद गांधी के भाषण के दौरान हंगामा मच गया। तो यहां पर गौरतलब बात है कि गांधी जी के लिए उन्होंने महात्मा गांधी या इस तरह का कोई शब्द नहीं, बल्कि सीधा सीधा उनका नाम लिखा है, मोहनदास करमचंद गांधी। तो संभवतः 2016 में महात्मा की प्रक्रिया से अभी वे गुजरना भी शुरू नहीं हुए होंगे, तो इसीलिए उनके नाम के आगे तो बैरिस्टर गांधी या मोहनदास करमचंद गांधी लिखा जाता रहा हो, क्योंकि महात्मा बनने की एक लंबी प्रक्रिया से गांधी जी भी गुजरे हैं। उनके किए गए कार्यों पर हम बहस कर सकते हैं, सही या गलत की, या उनका मूल्यांकन कर सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि इस दौरान वे एक लंबी प्रक्रिया से गुजरे और कई जगहों पर यह प्रक्रिया काफी कष्टकारी भी रही उनके लिए। बोलते हुए गांधी जी ने राजाओं की तरफ इशारा करते हुए कहा, मैं जब भी हीरा जवाहरात से सुसज्जित राजा महाराजाओं को देखता हूं तो मुझे गरीबों का खून याद आ जाता है। वहां एनी बेसेंट ने उठकर गांधी की बातों का विरोध जताया। तो यहाँ एनी बेसेंट के नाम पर मैंने सर्च करी थी कि आखिर ये क्या बात है, क्योंकि जहां तक मेरी नॉलेज थी वे 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा भी बनी थी, और महज कुछ महीनों पहले या एक साल लगा लीजिए लगभग 1916 में वे गांधी जी के विचारों के विरुद्ध बात कह रही हैं। तो कहीं कुछ कनेक्शन है क्या इन सब चीजों का? इतिहास लिखने में काफी झोल झाल हुआ है। जबकि आप अंग्रेजी का विकिपीडिया देखेंगे तो वहां इस तरह की कोई बात नहीं कही गई, जबकि हिंदी के विकिपीडिया में स्पेसिफिकली ये बात भी मेंशन है कि एनी बेसेंट से प्रेरणा पाकर भारत के कई समाज सेवकों को बल मिला, जबकि अंग्रेजी के विकिपीडिया में इस तरह की बात अमूमन नदारद है। किंतु उनकी एक एक बात पर वहां उपस्थित जनता तालियां पीटती रही। उन्होंने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भी टिप्पणी की थी। अंततः अनेक राजा समारोह छोड़कर चले गए थे। बाद में बीएचयू आजादी के आंदोलन का गढ़ बन गया और यहां से निकले अनेक स्वतंत्रता सेनानी भारत की तमाम प्रमुख पार्टियों के बड़े नेता बन गए। मुझे जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि मालवीय जी ने भारत का ये सबसे बड़ा विश्वविद्यालय चंदे से बनवाया था। इसके ऊपर पहले के प्रसंग में मैं बातचीत कर चुकी हूं कि किस प्रकार दलित जो हैं वे मंदिरों में चंदा देते हैं, जबकि ब्राह्मण या सवर्ण अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल कॉलेजों की स्थापना में चंदा देते हैं। ये बात गौरतलब है और समझने वाली भी है कि आपको क्या करना है तय कीजिए। सन 1958 में आजादी के बाद का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन बीएचयू में हुआ था, जिसकी चर्चा 1966 में भी वहां के विभिन्न छात्र नेता किया करते थे। इस निरंतर चर्चा का मूल कारण यह था कि सन 1958 के आते आते विश्वविद्यालय में क्षेत्रीयतावाद का बोलबाला हो गया था। सारा अकादमिक वातावरण उत्तर तथा दक्षिण की अवधारणा के बीच झूलने लगा था। पुराने प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों का कहना था कि विशेष रूप से जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा सीपी रामास्वामी अय्यर बीएचयू के वाइस चांसलर हुए तो यह भावना अपनी चरम पर पहुंच गई। इसका मुख्य कारण यह था कि इन दोनों के कार्यकाल में दक्षिण भारतीय प्राध्यापकों तथा कर्मचारियों की नियुक्तियां बड़े पैमाने पर की गई थीं। तो यूनिवर्सिटीज में क्या होता है, किस तरह से जो रिक्रूटमेंट्स होती हैं वो की जाती हैं, और इसका जिक्र मैं दलित ब्राह्मण की एक स्टोरी में भी कर चुकी हूं। स्टोरी का नाम फिलहाल मुझे याद नहीं आ रहा है, क्योंकि उसमें 28 स्टोरीज थी और हर एक का नाम मुझे याद रखना संभव नहीं इस वक्त। लेकिन मैंने इस चीज का जिक्र किया था कि जिन्हें लगता है कि किस तरीके से
जो विश्वविद्यालय हैं वे जातीयवाद के घनघोर अड्डे होते हैं। जिसके चलते हिंदी क्षेत्र के लोगों के बीच काफी असंतोष फैल गया था। वहां जातिवाद, विशेष रूप से ब्राह्मणवाद, पहले से ही हावी था। इसका सबसे बड़ा प्रतीक यह था कि बीएचयू का जो एडमिशन फॉर्म प्रकाशित होता था उसमें एक कॉलम के तहत साफ तौर पर लिखा होता था, आर यू ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण, अर्थात आप ब्राह्मण हैं या गैर ब्राह्मण। और अब भी यदि किसी को लगे कि विश्वविद्यालय तो बड़े पाक साफ होते हैं तो एक बार इन सभी प्रसंगों पर गौर फरमाएं। मैं जब बीएचयू में गया तो उस समय भी फॉर्म में उक्त लाइन विद्यमान थी। इसे हटाने की मांग सबसे पहले छात्र नेता आनंद कुमार ने उठाई थी। बाद में यह कॉलम हटा दिया गया था। जातिवाद और क्षेत्रीयतावाद के चलते बीएचयू का अकादमिक स्तर गिरने लगा था। अतः गिरते अकादमिक स्तर का कारण ढूंढने के लिए तत्कालीन केंद्रीय शिक्षा मंत्री कालू लाल श्रीमाली ने 1958 में मुदालियार कमीशन का गठन किया था। मुदालियार कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में पूर्वी उत्तर प्रदेश के प्रोफेसरों पर आरोप लगाया था कि उनके चलते शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा था। मुदालियार कमीशन की रिपोर्ट से बीएचयू पूरी तरह से उत्तर दक्षिणवाद में बंट गया था। अतः 1958 में इसके विरुद्ध आजादी के बाद का सबसे बड़ा छात्र आंदोलन खड़ा हो गया था। आग में घी का काम किया था तत्कालीन वाइस चांसलर वीणी शंकर झा ने, जिन्होंने पूर्व यूपी से संबंधित कई नामी प्राध्यापकों को बीएचयू से बर्खास्त कर दिया था। इन प्राध्यापकों में प्रोफेसर हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह, राजबली त्रिपाठी तथा गोपाल त्रिपाठी आदि शामिल थे और ये सभी हिंदी साहित्य के दिग्गज माने जाते हैं। उस समय छात्र संघ के अध्यक्ष गंगा राय ने वाइस चांसलर का साथ दिया था, इसलिए छात्रों ने उन्हें गद्दार घोषित कर दिया था। किंतु कम्युनिस्ट विद्यासागर नौटियाल के नेतृत्व में छात्रों ने हड़ताल कर दी। यह आंदोलन इतना भयंकर था कि विश्वविद्यालयों को पहली बार अनिश्चित काल के लिए बंद करके करीब 100 छात्रों को बर्खास्त कर दिया गया था। तो सबसे पहले उपखंड मणिकर्णिका में इसका जिक्र है कि किस तरह 1958 से लेकर 1966 तक जो है 1965 तक जो छात्र संघ है उसे बर्खास्त कर दिया गया था और 1966 में छागला के विरुद्ध आंदोलन के चलते दोबारा छात्र संघ को बीएचयू में बहाल किया गया था। और ये छागला प्रसंग क्या है या प्रकरण क्या है उसे जानना हो तो स्क्रॉल डाउन करके पहले के वीडियोस आप सुन सकते हैं। किंतु उस समय छात्र संघ के किंतु कम्युनिस्ट विद्यासागर नौटियाल के नेतृत्व में छात्रों ने हड़ताल कर दी। यह आंदोलन इतना भयंकर था कि विश्वविद्यालय को पहली बार अनिश्चित काल के लिए बंद कर के करीब 100 छात्रों को बर्खास्त कर दिया गया था। इस आंदोलन के प्रमुख नेताओं में नौटियाल के अलावा एसपी घोषाल, आनंदेश्वर प्रसाद सिंह, सतीश कुमार तथा धर्मशील चतुर्वेदी आदि शामिल थे। उस छात्र आंदोलन की व्यापकता का अंदाजा इस तथ्य से लगाया जा सकता है कि उस समय किसी छात्र ने रुइया हॉस्टल के अहाते में स्थित ऊंची पानी की टंकी के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में अलकतरा से लिख दिया था कि वीएस झा गो बैक। नारा जाना पहचाना लग रहा है ना, साइमन गो बैक से प्रेरित नारा लग रहा है ये, यानी वीणी शंकर झा वापस जाओ। यह लिखावट 1998 के बाद करीब 50 वर्षों तक उस टंकी पर ज्यों की त्यों बनी रही। तो किस तरह ब्राह्मणवाद अपना प्रचार करता है। लिपाई पुताई तो जरूर हुई होगी इन 50 सालों में। ऐसा तो नहीं हो सकता कि विश्वविद्यालय में कभी रंग रोगन ही ना हुआ हो, लेकिन सोचते समझते उसे 50 वर्षों तक जस का तस छोड़ दिया गया कि पता रहे कि ये जो है बीएचयू में खासकर उत्तर भारतीय
स्टूडेंट्स का आंदोलन था दक्षिण भारतीयों के खिलाफ, वाइस चांसलर्स के खिलाफ। काफी दूर से भी इसे पढ़ा जा सकता था। उसी समय से बीएचयू छात्र संघ पर प्रतिबंध लगा हुआ था, किंतु स्मरण रहे कि 1965 में बीएचयू में जो हिंदू बचाओ आंदोलन हुआ था, उसके चलते छात्र संघ को फिर से बहाल कर दिया गया था। और यहां पर प्रकरण जो है वो मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूं। उसके पहले अप्रत्यक्ष रूप से चुनी हुई छात्र काउंसिल हुआ करती थी, जिसके अध्यक्ष राम बच्चन पांडे थे तथा महामंत्री नरेंद्र प्रसाद सिन्हा हुआ करते थे। उस समय दीपक मलिक तथा देवव्रत मजूमदार जैसे अन्य छात्र नेता हुआ करते थे। इन सारे नेताओं ने हिंदू बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया था। सबसे रोचक तथ्य यह था कि इस आंदोलन में कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट तथा आरएसएस आदि सभी विचारधाराओं के लोग शामिल थे। तो ये सब बातें गौरतलब हैं। अलग अलग पार्टियों के नाम रख लेने से ब्राह्मणवाद खत्म नहीं हो जाता, जातिवाद मिट नहीं जाता। जब अपने अधिकारों को सुरक्षित करना होता है तो ये सभी पार्टियों के सवर्ण जो हैं वो एक साथ शामिल हो जाते हैं। आंदोलन था हिंदू बचाओ और उसमें कम्युनिस्ट पार्टी के नेता भी शामिल थे आरएसएस के साथ। छात्र आंदोलनों की इस पृष्ठभूमि में मैं जब 1966 में बीएचयू में पहुंचा तो देखा कि अलग अलग जगह छात्र नेता सभा करते और छात्रों को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की अपील किया करते। सबसे बड़ा सभा स्थल विश्वविद्यालय गेट पर खड़ी मालवीय जी की मूर्ति के इर्द गिर्द बना चबूतरा था। पूरा वातावरण राजनीति से सराबोर हो चुका था। सभी विचारधाराओं के छात्र नेता नए छात्रों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगे हुए थे। तो आज का ये प्रकरण यही समाप्त करते हैं, लेकिन इसमें बहुत से ऐसे पक्षों को उठाया गया है जिस पर हमारे दलित समाज को भी गौर करने की जरूरत है। जो लोग ये सोचते हैं कि पुराने पर कब तक हम अड़े रहेंगे, नया सोचो, नवीन सोच लेकर आओ, तो आपको ये पता होना चाहिए पुरातन से ही नवीन निकलती है। इतिहास जाने बगैर नवीन सोच की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। इसमें जो लिखा है वो अपने आप में एक इतिहास का पुलिंदा है। तो नवीनता की बात करने वालों को सबसे पहले इतिहास का आकलन करना पड़ेगा कि इतिहास में कहां क्या गलत हुआ है। उस गलती को ना दोहराया जाना ही नवीन विचार होंगे। इसीलिए पुराने के पीछे तो पढ़ना पड़ेगा। तो आज का ये एपिसोड यहीं विराम देते हैं। अगले एपिसोड में जल्द भेंट होगी। तब तक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।